नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, मैं लाई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का आखिरी यानी कि नया पाठ। और पाठ को आपके समक्ष रखने से पहले हमेशा की तरह मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए। एक वीडियो है, आप उसे देखिए और समझिए कि ये पाठ क्या कुछ बता रहा है और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। हाँ तो बच्चों, ये जो वीडियो था आपको मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि ये मुझे ले गया वादियों में, ये मुझे ले गया हिमाचल में, हिमालय के उस बर्फीले वादियों में मुझे ले गया। क्या आपको भी ले गया? क्या आपको भी वहां जाने की इच्छा हो रही है? हाँ, मुझे तो हो रही है और आपको भी हो रही है ना? तो चलिए हम उसी वादियों में चलते हैं और कुछ जानते हैं हिमालय के बारे में, जिसे आपने अभी इस वीडियो पे देखा और लगा ना कि हम वहीं चले गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पाठ पढ़ते हैं। हमारा आखिरी 18वां पाठ है चुनौती हिमालय की। चुनौती हिमालय की। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, शाह, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। जोजिला एक जगह के नाम है और जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल, जवाहरलाल आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब वो हमारे साथ नहीं है और जब वो जिंदा थे, जीवित थे, तब उन्होंने जोजिला पास के आगे चलकर मातायन पहुंचे और वहां के नवयुवक यानी कि एक जवान व्यक्ति था, कुली था। कुली कौन होते हैं? जो सामान उठाते हैं हमारे, है ना? जब हम कभी मेलन जाते हैं, अपनी मातृभूमि जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस जाते हैं, तब क्या होता है? हम अपने सामान, बहुत सारे हमारे पास सामान होते हैं, तो वहां पे एक व्यक्ति होता है जो कूली कहलाता है। वो हमारे सामान ढोकर हमारे जगह तक वो पहुंचाता है। कूली यानी जो सामान ढोता है। उसने कहा, शाह, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। और वो बताते हैं कि शाह मतलब वहां की बोलचाल भाषा है ये, और वो कहता है कि सामने के पहाड़ के पीछे, जो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लोग वहां पर यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, है ना? जम्मू कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में वादियां देखते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं इन बर्फीले क्षेत्रों में। तो अब लेकिन शाह, रास्ता बहुत ही टेढ़ा है। अब वो कुली जो है वो बोलता है, लेकिन शाह, रास्ता जो है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, आसान रास्ता नहीं है। किशन ने कुली की बात काटी। किशन ने कुली की बात काट दी। कोई एक व्यक्ति था, किशन था, उसने कुली की बात जो है काट दी, चुप रहो बोल दिया। और फिर बहुत चढ़ाई है और शाह दूर भी है। और उसने भी बोला कि बहुत चढ़ाई है, चढ़ना पड़ेगा, बहुत चढ़ना पड़ेगा, और फिर क्या होगा? दूर भी है, बहुत मुश्किल भी होगी। फिर कितनी दूर? जवाहर ने पूछा। जवाहरलाल जो थे पंडित जी, वो पूछते हैं कि कितनी दूर हो सकती है? 8 मील साहब, 8 मील। इतनी दूर आपको जो है तय करनी पड़ेगी। अब आप पता करिए कि 8 मील होती कितनी है। कुली जल्दी से उत्तर दिया। कुली ने बताया कि 8 मील दूर होती है। बस
तब तो जरूर चलेंगे। अब जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि बस इतना ही दूर है, कोई बात नहीं, अब तो हम जरूर यहाँ पर जाएंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूची दृष्टि डाली और कहता है कि हाँ तो क्या हो गया। अब किशन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के साथ थे और वो उनके चचेरे भाई थे, यानी कि उसके कजन ब्रदर बोलते हैं, है ना। तो उनके अंकल के आंटी के जो भाई होते हैं उनको कजन ब्रदर या चचेरे भाई कहते हैं, चचेरे भाई थे। और उनसे वो जो ऐसे प्रश्न सोचे, यानी कि चलेंगे फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलते हैं, हम तो जरूर जाएंगे। और दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। अब दोनों जो है वो क्या करने निकले थे, कश्मीर की घाटी, कश्मीर की वादियां देखने और घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे, है ना। और जोजिला पास मतलब वहां की जगह के नाम है जोजिला और लद्दाख आपने सुनाई है, कश्मीर में है, और ये इलाके वो घूमने आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी, है ना। अब वो तो कश्मीर घूमने ही आए हैं, लद्दाख देखने ही आए हैं, तो अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है, क्या मुश्किल आ सकता है, ये दोनों कहते हैं। और फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो जाते हैं। वो रास्ते में जो जो कठिनाइयां आएंगी, जो जो परेशानी आएंगी, सबके बारे में वो सुनते हैं और वो इस यात्रा को करने के लिए राजी हो जाते हैं और बड़े ही उत्सुक है, बड़े ही जोशीले हैं और बड़े ही जोश में है, उत्सुक है, उनको जाना ही है। और फिर कौन कौन चलेगा हमारे साथ, वो कहते हैं कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात जाननी चाहिए और तुरंत किशन बोला, शाह मैं चलूंगा। वो कहता है किशन, वहां पे जो कुली के साथ या उनके साथ जो बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें यात्रा वगैरह करवाते हैं, है ना, कोई लोग रहते हैं हमारे साथ, वो हमें जैसे गाइड कहते हैं जिसको, है ना, वो हमें बहुत सारे जगहों में ले जाते हैं, उनके बारे में बताते हैं और उन्हें बहुत सारे चीजों की वहां पे जानकारी होती है। तो ऐसे ही किशन एक लड़का था, बोलता है कि मैं चलूंगा साहब और भेड़े चलाने मेरी बेटी चली जाएगी। और जो भेड़े हैं, है ना, आपको पता है कि भेड़ वहां पर बहुत होती है, ठंड प्रदेश में भेड़े होती हैं और भेड़ लोग चलाते हैं और मेरी बेटी जो है वो भेड़े चलाने चले जाएगी। और अगले ही दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए और सब कुछ रेडी हो गया, सब कुछ तैयार हो गया है और जवाहरलाल भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब उनको कहाँ जाना है, अमरनाथ की गुफा की ओर। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी तैयार हो गए, सुबह तड़के, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो गए सुबह सुबह। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। आकाश में रात्रि की कालीमा, रात भी है, बहुत अंधेरा दिख रहा है और साथ ही प्रातः होने की जो लालिमा है, सूरज उगने की जो लालिमा है वो भी दिख रहा है और बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। और तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। तिब्बती, है ना, तिब्बत, मैं आपको बता दूं कि तिब्बत जो है वो संसार का छत है, पूरी दुनिया का छत है, बहुत ऊंचा जगह है और वो तिब्बती जो पठार है वो दृश्य जो है वो देखने लायक है, निराला है, बहुत ही सुंदर है और दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। जैसे कि आपने अभी अभी जो वीडियो देखा था उसमें देखा था ना कि उसमें ऐसे छोटे छोटे वनस्पति पहाड़ों में, पठारों में आपको देखने को मिलेंगे। और फिर उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे और जो चोटियां होती हैं, जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, चट्टान होते हैं, ये सारे जो उसके ऊपर ढके हुए बर्फ से जो रोशनी आ रही है, लालिमा आ रही है, उससे जो है वो सुनहरा दिखने लगता है, चमकने लगता है। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते हैं। ग्लेशियर जो पर्वत आपने देखा था, जो चोटी आपने देखी थी, उसके ऊपर जो हिम यानी कि बर्फ ढके हुए थे वही था ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर जो है मानो
स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो, है ना। ऐसे लग रहा था कि मानो ये जो ग्लेशियर है, जो बर्फ ढकी हुई है चोटियों में, वो हमारे पास करीब आ रही है और हमें स्वागत कर रही है, हमारा सत्कार कर रही है। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे, है ना। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडे झोंके चल रहे थे, सर्द हवा चल रही थी कि मानो अंदर की जो हड्डियां हैं वो ठंडक पहुंचा रही है, अंदर तक वो है ठंड का महसूस होता है। मैं एक अपना छोटा सा अनुभव बताती हूँ। जब मैं 4 साल पहले मैं भी मनाली शिमला का सफर मैंने किया है और वहां पर बहुत बर्फ जब पड़ती है तब हम गए थे और उस बर्फीले क्षेत्र का हम लोगों ने बहुत आनंद लिया बच्चों। तो आपको भी कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा और वहाँ के ठंड का और वहाँ के बर्फ का और वहाँ की वादियों का मजा जरूर लीजिए। तो बहुत ठंड लगती है, आप हड्डियां सिकुड़ जाती है, बर्फ सिकुड़ जाता है और आपको ऐसी जकड़न महसूस होती है, पर फिर भी जो है वो वहाँ पे जाने की इच्छा, वहाँ पे ठहरने की इच्छा और वहाँ की जो सुंदरता वो हमें खींच लेती है। तो जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर, जब ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, है ना, ठंड लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम अंगीठियां जलाते हैं और उसमें अपने हाथ को सेकते हैं, अपने शरीर को सेकते हैं। तो उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वहां पर अंगीठी तो नहीं कर सकते, वो क्या करे, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे जो लोग थे अपने हथेलियों को वो रगड़ते हैं, ऐसे मलते हैं। तो क्या होती है, देखिए आप ऐसे करोगे तो आप एक गर्म महसूस होती है ना। तो इससे जो है गर्मी उत्पन्न होती है। तो रगड़ कर गर्म की और फिर कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार होंगे और फिर कमर में जो है रस्सी बांध लिए, क्योंकि उन्हें क्या चढ़ना है, पहाड़ चढ़ने हैं। तो कमर में रस्सी बांध लिया उन्होंने और वे चढ़ने शुरू कर लिया और हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। हमारा पाठ तो यही है ना, चुनौती हिमालय की। और चुनौती यानी कि एक प्रकार का आपको वो चैलेंज कर रही है, आपको बता रही है कि क्या आप हिमालय का पहाड़, हिमालय तक आप जा सकते हैं, चुनौती स्वीकार कर सकते हैं, चैलेंज क्या आप स्वीकार कर सकते हैं। तो ये चुनौती को ऐसे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया कि हाँ नहीं, मैं इस पहाड़ तक चढ़ने जाऊंगा। और वाकई में चुनौती दे रही थी और जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करें। और भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे, भाई भी और कुली भी थे उनके साथ में। तो सभी जो है अपने अपने रस्सियों से वो जुड़े हुए थे और किशन गरेड़िया अब गाइड बन गया। अब किशन, मैंने बताया था कि किशन भी उनके साथ थे और किशन कौन थे, गाइड थे, जो उन्हें गाइड कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि कैसे और कहाँ जाना है। और फिर बस 8 मील ही तो पार करने हैं, बस 8 ही मील तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई करने लगे और बस वो चढ़ते चढ़ते बोल रहे हैं अपने आप को, वो मतलब प्रोत्साहित करते हैं अपने आप को, वो प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं बस हमें 8 मील ही तो चढ़ना है, कोई बात नहीं। अपने आप को वो जो है तरोताजा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, है ना। कोई 8 मील की दूरी जो है वो कह रहे हैं अपने आप से, वो अपने आप को एक सकारात्मक सोच रखते हुए, पॉजिटिवनेस है ना, वो रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी वो प्रोत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, 8 मील की दूरी है और कोई लंबी दूरी नहीं है, हम चल सकते हैं। लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया है। पर अगर आप वाकई में उस बर्फीले क्षेत्र में जाओगे और चढ़ाई करोगे तो कदम रखने की भी आपको हिम्मत नहीं होगी। परंतु जवाहरलाल नेहरू ने वह चुनौती स्वीकार किया है और एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी, एक एक डग, एक एक कदम रखने में, एक एक पग रखने में जो है उनको कई तरह की परेशानियां हो रही थी और रास्ता बहुत ही वीरान था। और रास्ते में ऐसे नहीं भगदड़ मची है, कोई इंसान दिख रहा है, ऐसे नहीं, वीरान सुनसान था रास्ता और पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था, है ना। वहां पे पेड़ पौधे भी नहीं थे
और कोई इंसान भी नहीं था, और इस वजह से वो पूरा जगह जो है अजीब सा लग रहा था, खालीपन सा महसूस हो रहा था। और कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती, और कभी कभार कहीं दूर में अगर एक छोटा सा फूल भी दिख जाता तो आंखों को, मन को बहुत ठंडक महसूस होती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही थी? पत्थरी, है ना, पथरीली चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही थी, बड़े बड़े, और फिर सिर्फ सफेद सफेद बर्फ ही दिख रहा था। और फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। फिर भी कोई नहीं था, कहीं फूलों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ चट्टानें, पत्थरीली चट्टानें, और फिर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। फिर भी सुकून था, है ना। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इतना सब कुछ था, इतना सब कुछ परेशानी थी, बहुत परेशानी थी, फिर भी एक सुकून था कि हम उस अमरनाथ की गुफा तक जा सकते हैं। उनकी सोच थी कि हमें वहां तक पहुंचना है, और वही सोच उन्हें आगे लेकर जा रहा था। एक और सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। एक तरफ ऐसे सू सू की जोरदार हवा आती और जिससे जो है बदन बहुत ठंड हो जाता, और फिर भी दूसरी ओर ताजगी, है ना। एक तरफ लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और एक तरफ लगता है कि हम कर लेंगे। ये दोनों जो है हाँ हमें आगे बढ़ाने की वो प्रेरणा देती है। उसी प्रकार एक तरफ आपको बहुत जोरों की हवा भी आ रही है और दूसरी तरफ ताजगी भरी हवा भी आ रही है, और वो दोनों आपको आगे बढ़ा रही है। और जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जितने वो जो वो आगे बढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे ही उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, परेशानी लग रही थी। क्योंकि ऑक्सीजन, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, सांस लेने के लिए हमें क्या जरूरत है? हवा, ऑक्सीजन, है ना। और उस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम ऊपर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन जो मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है, और इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और एक कुली की नाक से तो खून भी बहने लगा। एक कुली जो था वहां पे, उसकी नाक से तो खून भी बहने लगा। बहुत दफा ऐसे होता है, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो इससे जो है कानों की नसें, नाक की नसें जो है वो फटने लग जाती है और उससे खून भी बहने लगता है। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया, है ना। फटाफट जवाहरलाल नेहरू ने उस कुली को जो है वो ट्रीटमेंट दे दिया, उपचार किया, उन्हें बचा लिया। उन्हें जो है वो छोटी मोटी उन्होंने जांच उनकी कर ली, और खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। उन्हें भी यहाँ पर कनपट्टी की जो नसें होती है, पीछे से लेके आगे तक का जो नस होता है, उसमें उनको दिक्कत होने लगी, उनको दर्द होने लगा, महसूस होने लगा तनाव, और लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो, और मानो ऐसा लग रहा था कि दिमाग के अंदर में जो है खून जो है वो चढ़ गया है। मतलब बहुत ठंड में लोग क्या करते हैं, मतलब बर्फ जैसे आपने देखा है ना, पानी जब फ्रिज में रखते हैं पानी तो ठंडा होके क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। हम उसको ज्यादा टेम्परेचर में रख देते हैं, ज्यादा तापमान में रख देते हैं, तो वो ठंड पानी जो है वो बर्फ के रूप में बदल जाती है। तो उसी प्रकार हमारा खून जो है वो पानी है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है, और वो खून जो है बर्फ में चला गया, है ना, ठंड में चला गया, तो वो खून जमने की जो है परिस्थिति में आ जाती है। तो ऐसे लगता है मानो कि वो खून जो है उनके दिमाग तक चढ़ गया है और वो जमने लग गया है, वो बंद होने लग गया है। फिर भी जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदलते हैं। फिर भी वो नहीं सोचते ऐसा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो यही सोचते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। और थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, और थोड़ी देर में क्या होती है? बर्फबारी होती है, बर्फ पड़ने लगती है, बर्फ गिरने लगती है, और फिसलन बढ़ गई। और क्या होता है इससे कि फिसलन जो होते चढ़ते हैं ना वो, तो उससे क्या होता है कि वो फिसलने लग जाते हैं, वो अच्छी प्रकार से नहीं चढ़ पाते हैं और चलना भी कठिन हो गया।
एक तरफ थकान, ऊपर से सीढ़ी चढ़ाई, एक तरफ तो थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, और एक तरफ एक खड़ी जो सीढ़ी होती है, देखा है ना आपने, खड़ी सीढ़ी आप चढ़ोगे तो आपको दिक्कत महसूस होती है, परेशानी होती है। उसी प्रकार ये सीधी ऊंचाई में चढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल का काम था उन्हें, और वो चढ़ रहे थे फिर भी, और थक भी गए थे, और बर्फबारी हो गई थी, बर्फ गिरना शुरू हो गया था, और इससे जो है चट्टानों में फिसलन भी हो गई थी। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया, तभी सामने में एक बर्फीला मैदान था वो नजर आया, और चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। चारों ओर जो है वो चोटी 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 और हिम से घिरा हुआ, हिम बर्फ से घिरा हुआ शिखर यानी कि पर्वत, और उसके बगल ये मैदान है ना, मैदान जिसको बोलते हैं समतल, जहाँ पे जो जगह होती है, तो हिम का समतल जगह वो मैदान था, और लग रहा था कि मानो देवताओं के मुकुट, देवताओं का मुकुट, जो मुकुट पहनते हैं यहाँ पर सिर पर, ताज पहनते हैं, उस प्रकार लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। प्रकृति, ये सारी चीजें है ना, क्या थी, प्रकृति थी, नेचर था, और यही सारी चीजें जो है जवाहरलाल नेहरू की आंखें जो है उनकी तरोताजा कर दी, और बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधले के ओझल हो गई, है ना, बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई, और बस थोड़ा सा एक झलक दिखा कि वो बर्फ गिर रहा है, हिम गिर रहा है, और फिर वो ओझल भी हो गई। ओझल यानी कि वो छिप गई, वो और बंद हो गई, वो नहीं गिर रही है। दिन के 12 बजने वाले थे, अब दिन के 12 बजने वाले थे, दोपहर का समय था, और सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। सुबह जो 4 बजे वो निकले थे, और लगातार ही वो चढ़ाई चढ़ रहे थे। अब दिन के 12 बज गए हैं, और शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, है ना। और अभी वहां पर पहुंचने के बाद वो बोल रहे हैं कि अभी शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होगा अमरनाथ, अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। अब अमरनाथ पहुंचना अब भी बहुत दूर था, अब वो 16,000 फीट तक जो है दूसरी चीजें उनको दिख रही थी, पर अमरनाथ का कहीं पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ना ढीलापन था और ना बदन में सुस्ती। अब इतने पर भी, इतना कहने पर भी और इतना चलने पर भी जवाहरलाल नेहरू जो है बिल्कुल भी थके नहीं थे, और बिल्कुल भी वे हार नहीं माने थे। और हिमालय ने चुनौती जो दी थी, है ना, हिमालय ने चुनौती जो दी थी कि तुम इस हिमालय को क्या पार करोगे, क्या इस हिमालय के पर्वत पर क्या आप चढ़ोगे, ऐसी चुनौती किसको मिली थी, जवाहरलाल को। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी चुनौती जो है वो स्वीकार भी की थी, और निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। ऐसे निर्गम यानी कि ऐसे जो जहां पर कभी गए नहीं हो, ऐसे पथ पर उन्हें जाने का जो उत्साह था, जो मन में जो चाहत थी, वो खींच रहा था, वो उसे आकर्षित कर रहा था, वो उसकी ओर वो खींचे चले जा रहे थे। शाम लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। अब एक कुली कहता है कि शाम चलिए वापस चलिए, क्योंकि अब जो है बहुत समय हो गया है, हम कैंप में चले जाते हैं वापस, क्योंकि अब जब वापस आएंगे तब तक जो है वो बहुत दिन जो है ढल जाएगा, इसलिए अभी हम वापस चलते हैं। और लेकिन अभी भी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम तो अभी भी अमरनाथ तो नहीं पहुंचे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। जैसे ही होली ने कहा कि वापस चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को ऐसा वापस चलना पसंद नहीं आया, और वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। अब किशन जो थे, जो गाइड थे, वो बोलते हैं कि वो तो इस मैदान से भी बहुत आगे दूर है, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधी मील का ही मैदान तो बाकी है,
अब हमने तो चढ़ाई तो पार कर ली है, अब इस मैदान को पार करके बस थोड़ी देर में ही तो हमें अमरनाथ मिल जाएगा, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया, उन्हें उत्साहित किया, उनके अंदर जोश भरा कि थोड़ी ही दूर तो है, मैदान पार करते हैं और पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कहकर कुली के अंदर और उस गाइड के अंदर उन्होंने जोश भर दिया और सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। सामने जहां देखो सपाट समतल जो है मैदान दिखाई दे रहा था और उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था और उसके पार होने के बाद में नीचे उतरकर जो है अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ने जा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो बड़ी तेजी से चल रहे थे, फुर्ती से चल रहे थे और दूर से ही मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। दूर से आपको दिख रहा होगा मैदान बड़ा ही समतल है, पर जैसे जैसे आप उस मैदान से पार होते हुए जाते हैं वह मैदान ऐसे नहीं, ऊबड़ खाबड़, यानी कि कहीं पत्थर, कहीं नीचे, कहीं ऊपर, कहीं कहीं चोट लग रही है उन्हें, कहीं पत्थर है, कहीं बहुत सख्त बर्फ है। इस प्रकार जो है उनकी यात्रा जो है, उनकी जो ये पहाड़ चढ़ने की यात्रा जो है वो बहुत ही कठिन होती जा रही है और ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों के एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। और बर्फ जो है, बर्फ की जो बर्फबारी होती है, बर्फ गिरता है, हिम गिरता है, तब सारे चट्टानों को एक पतली चादर में उन्होंने ढाक लिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन भी थी। जो है गहरी खाइयां, बड़ी बड़ी खाइयां भी थी और वो खाइयां जो थी बर्फ से ढकी हुई थी। बड़े बड़े गड्ढे थे, वो भी बर्फ से ढके हुए थे और वैसे ही खाइयों को, गड्ढों को पार करते हुए वे लगातार जो है वो चल रहे हैं और कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में अंदर धंस जाते और धंसता जाता, कभी वो पैर से फिसल जाते या कभी वो धंस जाते। तो इस प्रकार जो है कई तरह के जो है मुश्किलातों का वे सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे हैं, फूक कर कदम रख रहे हैं ना, बड़े सावधानी से, बड़े ही सोच विचार से वो आगे जो है अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। और ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था। अब वो चढ़ना तो बहुत आसान लगा उनको, पर ये जो मैदानों में चलना, जो बर्फ के मैदान है उसमें चलना और भी कठिन और भी जो है वो बहुत ही मुश्किल लग रहा था। पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था, पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बड़े मजे में चल रहे थे, उनको बहुत ही आनंद आ रहा था, वे बड़े ही मजे ले रहे थे इस यात्रा का। और तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। तभी जवाहरलाल नेहरू ने देख लिया कि आगे जो है बहुत बड़ी सी खाई है, गड्ढा है और अचानक उनका पैर फिसला और उनका पैर जो अचानक फिसल भी गया। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई पे गिर पड़े। अब क्या होता है, वो बड़े से खाई को देख लेते हैं और उनकी पैर जो है वो फिसल भी जाती है और वे अपने आप को संभालते संभाल भी नहीं पाए और वे खाई पे गिर पड़े, है ना, वो खाई में गिर गए। सांप गिर गए, किशन कहते हैं कि सांप गिर गए, यानी कि हम जब अपनी बोलचाल भाषा में कहते हैं साहब, तो वो अपनी जो बोलचाल भाषा में कहेंगे सांप। तो सांप गिर गए करके वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, जवाहर। भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर रही थी। भाई जोर से चिल्ला रहा है और वादियों में जब हम चिल्लाते हैं तो सारी वादियां जो है गूंज उठती है ना। आपकी आवाज जो है, अगर आप बोलोगे जवाहर ऐसे करके इको साउंड होते हैं ना, वही साउंड, वही आवाज जो है पूरी वादिया की जो शांति है वो भंग कर रही है, यानी कि पूरी वादिया जो है वो आवाजों से गूंज रही है। और वे खाई की ओर तेजी से बढ़े और वे सारे जो लोग हैं वो खाई की ओर, जहां जवाहर जो गिर गए थे वहां वो बढ़ते हैं और रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। अब रस्सी से वो तो बंधे हुए हैं, डरने की बात नहीं है, फिर भी वो उन्हें चोट लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो जवाहर जो है वो रस्सी से बंधे हुए, अपने कमर में उन्होंने रस्सी बांधी हुई है और रस्सी से वो बंधे हैं, पर
हवा में जो है वो खाई पे तो गिर गए, हवा में अभी वो लटक रहे हैं, ऐसे लटक रहे हैं। और उफ, कैसा झटका लगा, दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई, है ना। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। अब जवाहरलाल नेहरू के पास जो है एकमात्र सहारा उनका रस्सी था। अब रस्सी के सहारे ही लटके हुए हैं और पकड़े हुए हैं, और अगल बगल चट्टाने हैं, बहुत बड़ी गंभीर परिस्थिति है, और इस परिस्थिति के अंदर वो फंसे हुए हैं। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी, है ना। जवाहर करके जो उनका चचेरा भाई था वो जोर से चिल्लाता है, और नीचे से वो जो जवाहर जी हैं वो देखते अपने भाई को, और मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। अब भाई बोलते हैं कि जवाहर, हम आपको खींच रहे हैं, आप रस्सी को अच्छे से कसकर पकड़ना। अब जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। अब जो है रस्सी जो है वो फिसल रही है, क्योंकि बर्फ जो है बहुत फिसलन हो गई है, फिसलदार हो गई है, और अब जो है रस्सी को खींचना बड़ा मुश्किल होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वो कहते हैं कि मैं थोड़ा चट्टान पे पैर जमा लेता हूँ, स्थिर कर लेता हूँ। वह चिल्लाए, खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकरा कर दूर दूर तक गूंज रही थी। जैसे वो चिल्लाते हैं तो पूरी वादियां जो है गूंजती है। हल्की सी पेंग बढ़ा, जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। कैसे कैसे वो जो है ऊपर चढ़े, और उन्हें लोगों ने बचा लिया, और पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। और जैसे वो धरती पर पैर रखे, जमीन पर पैर रखे अपने मैदान पे, तो उन्हें थोड़ा सा हिम्मत आया, और घबराना मत, जवाहर भाई की आवाज सुनाई दी। फिर उन्हें सुनाई देती है उनके भाई की आवाज कि घबराओ मत, डरो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ाने लगे। अब जो है वो पूरी तरीके से नहीं बचे हैं। अब चट्टान से वो अपने पैर जो है वो अपना पैर स्थिर रख दिए हैं, बचने की आशंका है। और फिर उनके भाई भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि आप डरिए मत, आपको निकाल देंगे आराम से। तो जवाहरलाल कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एकदम बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, मैं रस्सी को पकड़े हुए हूँ। और कभी पैर फिसलता तो कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, कभी उनका पैर सरक जाता, पैर फिसल जाता, या फिर कोई पत्थर पे उन्होंने अगर अपना पैर स्थिर करके रखा है, पकड़ कर रखा है, तो पत्थर भी गिर जाते, तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। वो डरते भी हैं अंदर अंदर, पर अपने डर को वो किसी को नहीं दिखाते हैं। वो मजबूती से जो है रस्सी को पकड़े हुए हैं, और रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब रस्सी पकड़े हुए काफी समय हो गया, रस्सी पकड़ कर रखे हैं, तो इस प्रकार जो है उनकी हथेलियां जो है वो कटने लगी रस्सियों से, और उन्हें अब दर्द भी महसूस होने लगा है। और कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। कुली थे और किशन थे, उन्हें बार बार ऊपर खींचते हैं और चढ़ने के लिए उनकी मदद करते हैं, और धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। अब धीरे धीरे कैसे कैसे उन्होंने जद्दोजहद किया, परिश्रम किया, और फिर जवाहरलाल जो है अब ऊपर तक पहुंच गए हैं। और मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई अगर गिर जाए तो उसका पता भी न चले। अब जब ऊपर चढ़ गए तो अब जब नीचे देख रहे खाई को, तो अब डर महसूस हो रहा है जवाहर जी को, और कहते हैं कि अगर कोई इसके अंदर गिर जाता ऐसे ही, तो उसका नामो निशान नहीं मिलता, उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। अब भाई जो है, हाँ, शुक्र है भगवान का कि आप की जान बच गई, आपको कुछ नहीं हुआ, शाप चोट तो नहीं आई। अब वो जो कुली है वो कहता है कि शाप आपको चोट तो नहीं लगी। गर्दन हिला, कपड़े झाड़, जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। गर्दन हिलाए ऐसे नहीं, और कपड़े अपने झाड़े और फिर से तैयार हो गए चलने को। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। इतना बड़ा हादसा होने से रह गया,
है ना। वो कुछ भी हो सकता था, वहां पर उनकी जान भी जा सकती थी, पर इस हादसे ने उसकी थोड़ी सी हिम्मत कम कर दी थी। फिर भी अभी भी जोश जो है खत्म नहीं हुआ है। वो अब भी आगे जाना चाहते थे, वो अब भी चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं और अमरनाथ तक जाऊं। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। अब सबने कहना शुरू किया कि आगे आप जितना बढ़ते जाओगे, इससे भी बड़ी बड़ी खाइयां, गड्ढे आपको मिलते रहेंगे। और खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था, और खाइयों को हम कैसे पार करते हैं, कैसे जाते हैं, है ना। ये सारी चीजों की जो उनकी जो प्रबंध थी वो भी नहीं था उनके पास में। बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम उठाकर लेके चलते हैं, और वो चीजें उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। और निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अब जवाहरलाल नेहरू जो है वो मजबूर हो गए कि उन्हें वापस जाना होगा, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का जो है साधन नहीं है, वस्तु नहीं है, चीज नहीं है जिससे कि वो ये सारे खाइयों को पार करते हुए आगे बढ़े। तो इस प्रकार उन्होंने ये मजबूरन जो है ये निर्णय लिया कि हम अभी पीछे बढ़ेंगे और पीछे चले जाएंगे, लौटेंगे। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही, है ना। हिमालय तक जाने का, अमरनाथ जाने का उनका जो सपना था, उनका जो ड्रीम था, वो भले ही पूरा नहीं हुआ हो, मगर फिर भी जो है ये हिमालय की जो ऊंचाइयां हैं, उनकी जो वादियां हैं, उनकी जो बर्फ है, चोटियां हैं, ये सारी चीजें उन्हें हमेशा ही आकर्षित यानी कि उनकी अपनी ओर खींचती रहती थी। तो ये प्यारा सा और सुंदर सा जो कहानी था, है ना, चुनौती हिमालय की, ये लिखने वाले जो लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी को रचा है, इस कहानी को लिखा है, उनका नाम है सुरेखा पणंदीकर। और इन्होंने हम तक ऐसे ही सुंदर सुंदर जो हिमालय तक जाते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा है ना, पर्वतारोही, ये हिमालय चढ़ते हैं, हिमाचल चढ़ते हैं, वो शिखर तक चढ़ जाते हैं, और उन्होंने कोशिश की और वो हिमालय तक चढ़ गए। ये सारी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करते हुए वो पहाड़ चढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जो मन में विश्वास रखते हुए अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सभी रिश्तेदारों के लिए वो गर्व का जो महसूस करवाते हैं, वो लोगों के लिए और आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए प्रेरणा है बच्चों, कि आप भी ऐसे ही कुछ कदम उठा सकते हैं, है ना। और इस तरीके के वादियों को, इस तरीके के चोटियों, पहाड़ों पर जाकर दुनिया का और अपने भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ऐसा विचार रखा कि मैं इस चोटी को पार करूंगा और मैं अमरनाथ की गुफा तक जाऊंगा, जो कि बहुत ही दुर्गम स्थान है, बहुत ही मुसीबतों से, कठिनाइयों से उस स्थान तक पहुंचा जाता है। उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी थी, हिम्मत नहीं हारे थे, परंतु कुछ चीजों की ना होने के कारण, है ना, कुछ चीजें उनकी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है जो पर्वतारोहण में बहुत जरूरी होती है, और वो चीजें उनके पास नहीं थी, और मजबूरन उन्हें निर्णय लेना पड़ा कि वो वापस चले जाएंगे, लौट आएंगे। और इस प्रकार जो है वो हार नहीं माने, परंतु उन्हें किसी कारणवश उस यात्रा को रद्द करना पड़ा, छोड़ना पड़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, और आपने इस कहानी को अच्छी तरह से सुना होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा। मैं ये आपसे गुजारिश करूंगी कि इसे पुनः आप दोहराएं और इस पाठ को आप पढ़ें, इस पाठ को आप पढ़ें, पठन वाचन करें। और इस प्रकार जो है इसके अंदर बहुत सारे कठिन शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं, उन्हें ढूंढें, अपने नोट पर लिखें, और इनके शब्द अर्थ, इनके जो अर्थ है, ये अपने शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, या अपने रिश्तेदारों से, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से आप पूछें और इसे अपने नोट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपको मैंने बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
प्रथम से अब तक प्रधानमंत्री की लाइनें लग गई है ना, है ना। बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे भारत में, पंडित जी के बाद में बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे भारत के बनाए गए और हुए भी, और उन्होंने शासन किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे चाहूंगी कि आप पंडित जी के बाद से, प्रधानमंत्री हमारे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बाद से उनके नाम लिखिए जो आज तक के और अब तक के प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे भारत देश के। तो उनकी सूची बनाइए, जैसे प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते हुए अब तक के जो प्रधानमंत्री हमारे भारत में हैं उनकी आपको सूची बनानी है, उनके नाम आपको लिखने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय जैसा जो वादियां हैं, जो बर्फीली क्षेत्र है, जो बर्फ से घिरा हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर घर, छोटे छोटे बड़े घर, बहुत सारे लोग रहते हैं। आप उस तरह के हिमालय को और उनके मतलब जो लोग वहाँ पे रहते हैं, घर रहता है, उनका बसेरा रहता है, भेड़े वो पालते हैं, इस प्रकार का छोटा सा एक आप चित्र तैयार करें और उन्हें सुंदर सा कलर करें, रंग भरें और आनंद लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे बच्चों आपसे, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।